हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 5। आपकी बुक का नाम है क्यूरियोसिटी और चैप्टर नंबर 5 का आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। आधा चैप्टर मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बाकी का जो बचा चैप्टर है वो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। ठीक है, तो इसमें मैं आपको हाफ चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है, वो पार्ट 1 वीडियो में आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और आज हम करने वाले हैं इसका बाकी का। सो 5.4 से स्टार्ट करते हैं। मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। अब तक हमने क्या क्या सीखा था कि किस तरीके से हम सीधी लाइंस को मेजर करते हैं। अब जब कर्व्ड लाइंस है तो उसको कैसे मेजर करेंगे। अनीश एंड हिज पेरेंट्स फिक्स्ड इलेक्ट्रिक स्ट्रिंग लाइट्स ऑन द आर्च ऑफ द वेरेंडा ऑफ देयर हाउस एज शोन इन द फिगर 5.7। अब आपको दिख रहा है ये हाउस जो है लाइट से डेकोरेटेड है और इसमें जो लाइट लगी है उन्होंने ऐसा आर्च कर्व में लगाई है। हाउ वुड दे हैव मेजर द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लाइट। तो उन्होंने ये लेंथ कितनी यहाँ पे लगनी है, किस तरीके से मेजर की होगी। अब द थिंग इज कि ये कर्व्ड लाइंस हैं। जब स्ट्रेट लाइन होती तो हम वो मेजरिंग टेप आती है, वो जो मेटल वाली है उससे स्ट्रेट करके इसको मेजर कर सकते थे। बट अगर ये कर्व्ड है तो इसमें हम या तो फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप जो आती है उससे मेजर करेंगे, या फिर आप थ्रेड ले लेंगे कोई भी मोटा सा, उससे मेजर करेंगे और फिर उस थ्रेड को देख लेंगे कि कितना लंबा थ्रेड है नॉर्मल मेजरिंग टेप से उसको देखकर। तो ये दो तरीके हो सकते हैं। In the case of curved line, measurements can be made with the help of a flexible measuring tape or by using a thread as shown in figure 5.8। देखते हैं हम फिगर 5.8 में। यहाँ पे देखो उन्होंने कर्व्ड लाइन को कैसे वो थ्रेड से मेजर किया है और उसके बाद वो जो थ्रेड है उसको आप स्ट्रेट करके उसको मेजर कर सकते हैं कितना लंबा है ये। Not describing position. One day the teacher informs her student that she has planned an educational visit to a nearby garden. शी asked the student to reach there directly in the morning। तो एक दिन मैम ने कहा कि मैं तुमको एक एजुकेशनल उसमें लेके जाऊंगी, छोटा सा टूर में, विजिट में, गार्डन के अंदर, और वहाँ सुबह सुबह वहाँ पे डायरेक्टली पहुँच जाना। दीपा एंड हर फ्रेंड स्टार्ट डिस्कसिंग वेदर द गार्डन वुड बी क्लोजर दैन देयर स्कूल और फादर। तो तस्नीम एंड पदना से दैट गार्डन वुड बी क्लोजर while Deepa and Anish feel that the school would be closer. Hardeep thinks that both would be almost at an equal distance. तो फिगर 5.9 देखते हैं। लोकेशन ऑफ बस स्टैंड, स्कूल, गार्डन, हाउस ऑफ दीपा एंड अ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमको बस स्टैंड दिख रहा है, फिर उसके बाद स्कूल आया, फिर दीपा का घर आया, अनीश, हरदीप, तस्नीम, पद्मा एंड उसके बाद आया गार्डन। तो गार्डन सबसे पास किसका है, पद्मा हाउस से, फिर उससे दूर है तस्नीम से, फिर हरदीप से। हरदीप के घर से क्या है उसका, तो जो स्कूल है आपका, स्कूल और गार्डन दोनों इक्वल डिस्टेंस पे ही लग रहे हैं, राइट। अनीश का हाउस जो है स्कूल के पास है, दीपक का हाउस भी स्कूल के पास दिख रहा है हमको, पूरा डायग्राम में अच्छे से समझ में आ रहा है। हु डू यू थिंक इज करेक्ट। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। देन वाई आर देयर ऑब्जर्वेशन डिफरेंट। दे आर लोकेटिंग द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल एंड द गार्डन फ्रॉम देयर हाउसेज। तो सबके सब यहाँ पे सही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सब अपने घर से स्कूल और गार्डन का डिस्टेंस चेक कर रहे हैं, किसी और के घर से नहीं कर रहे। If instead each of them had thought of the distances from a same object or a point, say the bus stand, then their observations would have been the same। अगर उन सब ने सोचा होता कि हाँ बस स्टैंड से देखते हैं गार्डन कितना दूर है, तब उन सब की ऑब्जर्वेशन सेम आती। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक फिक्स पॉइंट ले लिया वहाँ पर। When distance is started with respect to a fixed object or a point, then that point is called the reference point। अगर हम डिस्टेंस किसी एक पॉइंट से बताते हैं ना किसी को, तो उस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट की तरह कहा जाता है, उसको कहते हैं हम रेफरेंस पॉइंट। अगर इस फिगर के अंदर अगर हमने उस गार्डन को या फिर उस बस स्टैंड को रेफरेंस पॉइंट ले लिया होता और वहाँ से हमें बताया होता कि गार्डन कितना दूर है, तो वो फिक्स पॉइंट रेफरेंस पॉइंट कहलाता। अ फ्यू डेज लेटर हरदीप टेल हिज फ्रेंड्स एक्साइटेडली, लेट अस ऑल गो टू द प्ले ग्राउंड। द स्पोर्ट्स टीचर वॉन्ट अस टू हेल्प टू ड्रॉ लाइन्स विथ चूना पाउडर which is limestone powder for making the कबड्डी कोड for the sports day। तो एक दिन आया उनका एक फ्रेंड हरदीप और उसने बोला कि मैम ने हमको बोला, स्पोर्ट्स टीचर ने, कबड्डी गेम होने वाला और हमको वहाँ पे ग्राउंड पे ना चूना से लाइन बनानी है, हमें कबड्डी का कोड तैयार करना है। पद्मा ने क्या कहा, वी विल नीड अ लॉन्गर मेजरिंग टेप, लेट अस टेक इट फ्रॉम द स्पोर्ट्स रूम। तो उन्होंने कहा कि हाँ उसको नापने के लिए ग्राउंड को हमको मेजरिंग टेप लेनी पड़ेगी, लंबी वाली। Deepa said, let us first decide the point on the ground from where we will measure the distance to start drawing the lines. Let us all call our reference point। So उन्होंने कहा कि हमको एक पॉइंट से डिसाइड करना पड़ेगा जहाँ से हम सारी मेजरमेंट्स लेंगे, वरना तो कोड की सारी लेंथ डायमेंशन सब चेंज हो जाएंगी ना। तो एक पॉइंट से शुरू करेंगे तो जिसको कहेंगे
रेफरेंस पॉइंट। तो अब दिख रहा है आपको, उन्होंने सबसे ऊपर लेफ्ट में कॉर्नर पे लिखा है आपका रेफरेंस पॉइंट, वो रेफरेंस पॉइंट, और वहाँ से लेके उन्होंने सारा मेजर करके फिर चूना पाउडर से कबड्डी कोट बनाया। इससे क्या होगा, कबड्डी कोट्स की जो लेंथ और ब्रेथ वो इक्वल होंगी। नहीं तो क्या होता है, सारे बच्चे अपना अपना रेफरेंस पॉइंट से सोचते हैं कि मैं इधर से बना लेता हूँ एक मैं लाइन इधर से बना दूँ, तो वो कोट की जगह कुछ भी बन जाता, ठीक है, कुछ भी उल्टा सीधा बन जाता, क्योंकि कोई कितना डिस्टेंस मेजर करता कहीं से, कोई कितना करता, और वो कबड्डी कोट नहीं आता। चलो, आफ्टर फ्यू डेज पद्मा वॉज ट्रैवलिंग बाय बस टू विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स इन दिल्ली। शी वॉज ईगर टू रीच दिल्ली एंड वॉज रीडिंग द किलोमीटर स्टोन्स ऑन द साइड ऑफ द रोड। तो कुछ दिनों के बाद पद्मा जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने दिल्ली गई, तो वो रोड से ट्रैवल कर रही थी बस से। तो वो साइड में उसको इतनी एक्साइटेड थी वहाँ जाने के लिए कि वो साइड में जितने भी वो किलोमीटर वाले स्टोन्स आते हैं ना, उन पर डिस्टेंस लिखा रहता है, तो वो उनको ध्यान से पढ़ रही थी। ऑन वन ऑफ द किलोमीटर स्टोन इट वॉज रिटन दिल्ली 70 किलोमीटर। तो उसी में से एक स्टोन पे उसने देखा कि लिखा हुआ है दिल्ली, उसके नीचे लिखा है 70 किलोमीटर, दिख रहा है आपको फिगर में। Further on the next kilometer stone, she read Delhi 60 kilometer. Each kilometer stone indicated that she was getting closer to her grandparents' house. आपने देखा होगा ना, जब भी आप ट्रैवल करते हैं रास्ते में ऐसे ही स्टोन्स होते हैं जिनके ऊपर डिस्टेंस लिखा होता है कि आपका डिस्टेंस अभी और कितना दूर है। उसी तरीके से जितना जितना डिस्टेंस कम होता रहता है, आपको लगता है आप जल्दी पहुंचने वाले हो। These kilometer stones indicated her distance from Delhi. So Delhi is the reference point in this situation. तो अब क्या हुआ, अब ये दिल्ली एक रेफरेंस पॉइंट हो गया ना, उस पॉइंट से ये लड़की अपना डिस्टेंस देख रही है कि मैं अभी 60 किलोमीटर दूर हूँ दिल्ली से, या मैं अपनी 70 किलोमीटर दूर हूँ। तो दिल्ली हो गया रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट कौन सा होता है, तो फिक्स्ड पॉइंट होता है, उसे हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। If the kilometer stone read Delhi 70 kilometer as shown in the figure 5.13, we can say that the position of Padma is 70 kilometers from Delhi. When the kilometer stones read Delhi 60 kilometer, the position of Padma is 60 kilometers from Delhi. समझ में आ गया, दिल्ली रेफरेंस पॉइंट, और वहाँ से पद्मा का डिस्टेंस चेंज हो रहा है। Does this mean that the position of Padma with respect to the reference point is changing with time? When does he position the object change with respect to reference point? Does it change when the object is moving? हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पद्मा की पोजीशन ही चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट तो फिक्स है अपनी जगह, ठीक है। सो वो कह रहे हैं व्हेन डज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, जब वो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है या मूविंग है, तभी उसकी पोजीशन चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। अब पढ़ते हैं मूविंग थिंग्स। Activity 5.2, let us explore. Look around and prepare a list of 5 objects that are in motion and 5 objects that are at rest. अब आप अपने अराउंड देखो, किसी गार्डन या बाहर जाओ और देखो 5 ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि रेस्ट पे हैं, मूव नहीं कर रहे, और 5 ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहे हैं। Record your observation in table 5.3. Think about how you decided whether an object was in motion or at rest. राइट योर एक्सप्लेनेशन या फिर जस्टिफिकेशन इन द टेबल। अब आपको ये भी बताना है इसके साथ कि आपको ऐसा क्यों लगा कि ये चीज़ मूव कर रही है और दूसरी चीज़ मूव नहीं कर रही। तो ये आपका ऑब्जर्विंग थिंग्स अराउंड यू का टेबल है। तो इसमें फर्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट इन मोशन में काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब जो काउ है वो फील्ड में घास खा रही है, तो वो मूव घूम घूम के घास खाएगी, तो वो मोशन में हो गया। इसका जस्टिफिकेशन क्या है, द काउ कीप्स चेंजिंग इट्स पोजीशन वाइल मूविंग एंड ईटिंग ग्रास। ओके, ना ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, वहाँ फील्ड में ट्रीज भी हैं तो वो रेस्ट पे हैं। इट रिमेन फिक्स्ड एट वन प्लेस एंड डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। तो वो जो ट्रीज हैं वो फिक्स्ड हैं एक जगह पे, वो इधर उधर मूव नहीं कर रहे जैसे काउ मूव कर रही है। सेकेंड एग्जाम्पल है फैन व्हेन स्विच्ड ऑन। अब फैन जो है जब स्विच ऑन कर दोगे तो इट्स ब्लेड्स रोटेट कंटिन्यूसली अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, तो मतलब वो मोशन में है, कंटिन्यूसली आपका फैन घूम रहा है। और ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में कौन है, आपकी चेयर। तो इट स्टेज एट वन स्पॉट एंड इट डज नॉट मूव। चेयर को कभी देखा है इधर उधर घूमते हुए? नहीं, चेयर घूमती नहीं है, वो एक जगह पे पड़ी रहती है। फैन घूमता है, इसका मतलब वो मोशन में है, लेकिन जब फैन चल नहीं रहा होता, ऑफ में होता है, तो वो रेस्ट पे होता है। थर्ड, बस मूविंग ऑन द रोड। इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर चेंजिंग पोजीशन विद टाइम। सो बस मूव कर रही है। वॉल क्लॉक जो है नॉट इन हैंड्स, द क्लॉक बॉडी डज नॉट मूव। जो क्लॉक होती है ना वो मूव नहीं करती, जो वॉल्स पे टंगी होती है आपके घर में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पर्सन वॉकिंग इन द पार्क। तो ये तो मोशन में है। द पर्सन चेंजेस इट्स पोजीशन ओवर टाइम वाइल वॉकिंग। अब जो टेबल पड़ी है घर पे, द टेबल रिमेन एट द सेम प्लेस है, घर पे है चाहे बाजार में है चाहे रेस्टोरेंट में है, तो वो अपनी प्लेस से नहीं हिलती। तो जो भी चीज़ अपनी प्लेस से नहीं हिलती वो रेस्ट पे है।
ना स्विंग इन मोशन, जो झूला होता है, झूला झूलते हैं ना, वो मोशन में है तो इसका मतलब वो मूव कर रहा है। इट मूव्स टू एंड फ्रो, ठीक है, एट अ फिक्स पॉइंट। अब स्कूल बिल्डिंग हो गई, स्कूल बिल्डिंग तो मूव नहीं करती, इट स्टेज एट द सेम पोजीशन। तो इस तरीके से हो गया थिंग्स इन मोशन एंड थिंग्स एट रेस्ट। तो आपको समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस। चलो, कंपेयर एंड एनालाइज योर जस्टिफिकेशंस। हाउ कैन वन डिसाइड इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट। तो किस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर रेस्ट में। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स प्लेस from time to time, it is in motion, and if the object is fixed at one particular place and it is not moving anywhere, so it is at rest. An object is said to be in motion if its position changes with respect to the reference point with time. If an object is not changes its position with respect to the reference point with time, it is said to be at rest. तो ये आपका object at motion and object at rest की definition हो गई। इसको आप learn अच्छे से कर लेना। अब देखते हैं। दीपा लुक्ड अराउंड हर इन द बस एंड नोटिस दैट ऑल द पैसेंजर्स वर सीटेड। शी लुक्ड अराउंड अगेन आफ्टर अ मिनट एंड फाउंड देम स्टिल ऑक्यूपाइंग देयर सीट्स। शी वंडर्ड आर दे मूविंग। तो अब दीपा ने देखा तो उसके साथ जो पैसेंजर्स बैठे हुए थे, उसने देखा वो सब लोग अपनी पोजीशन पे फिक्स होके बैठे हैं, वो मूव नहीं कर रहे, राइट। तो उसने सोचा कि हाँ शायद ये सब एट रेस्ट है। सो शी कंक्लूडेड दैट द पोजीशन ऑफ द पैसेंजर वॉज नॉट चेंजिंग विद टाइम, देयरफॉर दे वर सर्टेनली एट रेस्ट। तो उसने समझ लिया कि क्योंकि इस वक्त पोजीशन जो है उनकी चेंज नहीं हो रही पैसेंजर्स की, तो वो लोग रेस्ट पे हैं। हाउएवर व्हेन शी लुक्ड आउटसाइड शी फेल्ट दैट दे वर इन मोशन एज देयर पोजीशन वर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द थिंग्स आउटसाइड। अब जब उसने बाहर देखा खिड़की से, तो उसे दिखा कि बाकी सारी चीज़ें तो फिक्स्ड हैं, लेकिन हमारी बस जो है कंटिन्यूसली मूव कर रही है, तो हम उसके अकॉर्डिंग मोशन में हैं। तो यहाँ पे हमें एक रेफरेंस पॉइंट से देखना चाहिए कि जो पैसेंजर्स बैठे हैं वो मोशन में है या फिर पैसेंजर्स हैं वो रेस्ट में हैं। अब अगर आप देखोगे कि जैसे मान लो दीपा ने खुद को कंसिडर कर लिया कि वो रेफरेंस पॉइंट है, दीपा ने अपने आप को रेफरेंस पॉइंट बना लिया, फिर वो अगर देखेगी बाकी पैसेंजर्स को तो वो एट रेस्ट है, राइट। लेकिन अगर वो रेफरेंस पॉइंट बाहर का कोई चीज़ ले लेगी तो उसके अकॉर्डिंग इनकी बस क्या होगी, मोशन में होगी, और सारे लोग भी मोशन में होंगे। समझ में आ गया। The reference point is important in deciding whether an object is at rest or in motion. तो सबसे important चीज़ है reference point. If Deepa considered herself or the bus as the reference point, then the passengers were at rest. तो उस reference point के according तो passengers rest पे हैं. However, if she considered any object outside the bus, जैसे कोई building हो गई, tree हो गया, as a reference point, then the passengers and the bus were in motion. तो simple है reference point का फंडा। Now suppose you are traveling on a ship which is moving at a constant speed along a straight line on a calm sea. आप एक शिप में बैठे हैं जो कि एक कांस्टेंट स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन में चले जा रही है और जो सी है वो भी एकदम शांत है। Suppose there is no window on the ship. Is there any way that you can determine whether the ship is moving or is stationary? अब मान लो वहाँ पे कोई विंडो भी नहीं है, आप अंदर हैं, तो क्या आप देख सकते हैं, आपको पता लग सकता है कि आपकी शिप स्टेशनरी है मतलब रेस्ट पे है या फिर वो मूव कर रही है। तो इसका आंसर है नो। इफ देर इज नो विंडो या नो रेफरेंस पॉइंट विजिबल फ्रॉम द शिप, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन वेदर द शिप इज मूविंग या फिर स्टेशनरी। हम अगर कुछ रेफरेंस पॉइंट देख ही नहीं पा रहे हैं, ना बाहर से कोई क्लाउड्स मूव करते हुए या फिर कोई और ऑब्जेक्ट, कुछ भी चीज़, शोर लाइन, अगर हमें कुछ भी एक्सटर्नल रेफरेंस नहीं है तो हम नहीं पता लगा सकते कि क्योंकि मोशन जो है वो हमेशा मेजर कैसे होता है बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। This is because motion is always measured relative to the reference point. Without any external reference like shoreline, cloud or passing object, you will not notice any change in position. Therefore, you cannot tell whether the ship is in motion or at rest just by being inside it. तो अंदर से आप नहीं देख सकते कि बिल्कुल बस अंदर बैठे हैं और शांत है, सी भी एकदम शांत है, आपको कुछ समझ ही नहीं रहा है, तो वो पता लगाना इज टफ। नाउ वी विल रीड टाइप्स ऑफ मोशन। कितने टाइप्स के मोशन होते हैं, लेट अस एक्सप्लोर। टेक एन इरेजर एंड ड्रॉप इट फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, ऑब्जर्व इट्स मोशन। एक इरेजर लो, उसको एकदम अपनी कितनी भी ऊंचा करो और उसको फेंक दो, फिर देखो वो कैसे, वो स्ट्रेट लाइन में नीचे आएगा ना। डज इट मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन? व्हेन एन ऑरेंज ड्रॉप्स फ्रॉम द ट्री, डज इट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन? हैव यू सीन द रिपब्लिक डे परेड? रिकॉल द मार्च पास्ट ऑफ द स्टूडेंट ड्यूरिंग द परेड। डू दे मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ? व्हेन अ हैवी बॉक्स इज पुश्ड, इट मे ऑल्सो मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ को ऊपर से नीचे फेंक दो, क्या वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में आती है? तो अब वो किस किस अलग अलग टाइप के मोशंस में आएंगी, राइट। अब हम पढ़ेंगे कितने टाइप के मोशंस होते हैं और किस तरीके से कितनी फोर्स लगाई जाए तो किस तरह से मोशन उसका बदल जाता है।
तो यहाँ पे देखते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। आइडेंटिफाई सच लीनियर मोशन इन योर सराउंडिंग। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उस मोशन को क्या कहते हैं हम, लीनियर मोशन। मीन्स वो एक लाइन में है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट काइंड ऑफ मोशन, लीनियर मोशन। ठीक है, तो ये बॉक्स उठा के ले जा रहा है, दिस इज लीनियर मोशन। अब लीनियर मोशन के और एग्जांपल्स क्या हैं, जब भी आपका कोई फ्रूट ट्री से एकदम से गिरता है तो वो सीधा ही नीचे आके गिरता है, वो इधर उधर भागता नहीं है। फिर जो मार्च पास्ट हो रही है वो सीधा एक लाइन में चलते हैं, तो ये भी कैसा मोशन हो गया आपका, लीनियर मोशन। बट डू थिंग्स ऑलवेज मूव along a straight line? You might have enjoyed playing on swings and merry-go-rounds. Are these type of motion also linear motion? तो वो कह रहे हैं कि हमेशा सारी चीज़ें लीनियर मोशन सीधा ही गिरती हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे आपने देखा मैरी गो राउंड में, मैरी गो राउंड झूला होता है ना, आप गोल गोल घूमते हो, या फिर जो स्विंग है, जो आप आगे पीछे वाला सावन के महीने में झूला टांगते हैं पेड़ से, उसमें आगे पीछे जाते हैं, तो वो तो लीनियर मोशन नहीं है, वो एक लाइन में नहीं जा रहा। सो लेट अस इन्वेस्टिगेट। टाई एन इरेजर और अ पोटैटो टू वन एंड ऑफ द थ्रेड। अब कोई इरेजर ले लो या पोटैटो ले लो, उसको धागे से बांध दो। होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड विद योर हैंड एंड व्हर्ल इट। तो दूसरे हाथ से उसे पकड़ लो और उसे घुमा दो। ठीक है, ऑब्जर्व इट्स मोशन। अब देखो इसका मोशन कैसा, अब आपने इसे घुमाया, ये लीनियर तो नहीं, सीधी लाइन में नहीं है ना, गोल गोल घूम रहा है। सो इन दिस द मोशन ऑफ द इरेजर इज द सेम एज दैट ऑफ अ मैरी गो राउंड। तो जैसा मैरी गो राउंड गोल गोल घूमता है, उसी तरीके से इसमें इरेजर या फिर पोटैटो गोल गोल घूम रहा है। तो अब क्योंकि ये गोल गोल घूम रहा है, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। When an object moves along a circular path, its motion is called circular motion. अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई। ये देखो, ये लड़की जो है उसके हाथ में स्ट्रिंग है और साथ में उसने पत्थर बांध के रखा है और वो उसे गोल गोल घुमा रही है, तो सर्कुलर मोशन है। ये आपका मैरी गो राउंड दिखाया इन्होंने। आगे देखते हैं, लेट अस इन्वेस्टिगेट। टाई एन इरेजर और अ पोटैटो टू वन एंड ऑफ द थ्रेड। हैंग द इरेजर बाय होल्डिंग द अदर एंड ऑफ द थ्रेड। कीप योर हैंड स्टेडी। अब क्या करना है, आपको फिर से एक इरेजर लेना है, उसको टाई करना है थ्रेड से, या पोटैटो लेना है। अब दूसरे हाथ से उसको ऊपर की तरफ पकड़ के रखो। अब क्या करना है आपको, यूजिंग द अदर हैंड टेक द इरेजर स्लाइटली टू वन साइड एंड देन रिलीज। अब आपको उसको एक साइड पे ले जाना है। अब आपको उसे गोल नहीं घुमाना, अब आपको सिर्फ उसको एक साइड पे लेके जाना है दूसरे हाथ से और छोड़ देना है। तो अब वो कैसे घूमेगा, टू एंड फ्रो इस टाइप से जाएगा ना। तो ये कैसा मोशन हो गया, ये आपका ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं इसको। ठीक है, नाउ डज इट स्टार्ट मूविंग टू एंड फ्रो? इज इट्स मोशन सिमिलर टू द मोशन ऑफ अ स्विंग? जो आप वो सावन वाला झूला होता है ना, ट्री से टांग के आगे पीछे होते हैं, तो उसको कहते हैं टू एंड फ्रो। तो उस मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। When an object moves to and fro about some fixed position, its motion is called oscillatory motion. तो अभी हमने 3 तरह के मोशन पढ़ लिए, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ डायग्राम देखते हैं, देखो इरेजर है ना, इसमें इधर जा रहा है, टू एंड फ्रो जा रहा है, और वो स्विंग भी आगे पीछे ऐसे जा रहा है। तो ये वाला मोशन आपका ऑसिलेटरी मोशन हो गया। सर्कुलर होता तो वो पूरा गोल गोल घूमता है। क्लियर है डिफरेंस इनका? चलो, now let us investigate. Take a thin metal strip of about 50 centimeter long. एक thin metal strip ले लो 50 सेंटीमीटर की। Hold its one end pressed on the table. You may use a few books or a brick to hold it. तो आपको उसको टेबल पे, एक एंड को उसको टेबल पे रखना है और उसके ऊपर या किताबें रख दो या कुछ भी रख दो ताकि वो फिक्स रहे। प्रेस द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिप स्लाइटली एंड लेट इट गो। तो अब जो दूसरा एंड है उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेस करो, तो वो जब ऊपर जाएगा तो वो थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा। समझ रहे हो? ऑब्जर्व द मोशन एट इट्स एंड ऑफ द स्ट्रिप। डज इट मूव अप एंड डाउन? दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। तो वो भी ऐसा, जब तुम उसे ऊपर नीचे करोगे तो वो थोड़ा हिलेगा ऐसे करके। ठीक, तो ऊपर नीचे ऐसे हिलेगा। तो ये भी कौन सा मोशन हो गया आपका? ऑसिलेटरी, क्योंकि ये भी टू एंड फ्रो ऐसे जा रहा है। ठीक, यहाँ डायग्राम में देखो, ये बुक्स के नीचे उन्होंने एक मेटल का स्केल जैसे रख दिया, फिर उसको उन्होंने थोड़ा सा हिलाया तो ये ऊपर नीचे जाएगा। तो इसको भी आप क्या कहेंगे? ऑसिलेटरी मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स पाथ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, its motion is said to be periodic. When an object is in circular motion, it moves along the circular path again and again. An object in oscillatory motion also repeats its motion while moving to and fro. Both circular and oscillatory motions are periodic in nature. तो पीरियोडिक का क्या मतलब होता है? जो एक फिक्स पीरियड के बाद आता है। मतलब अगर वो 3-4 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद इधर हुआ, 4 सेकंड के बाद उधर हुआ, तो मतलब फिक्स इंटरवल्स पे इधर उधर जा रहा है, टू एंड फ्रो जा रहा है। ऐसे जब आपने उसको सर्कल में घुमाया था तो वो अच्छे से सर्कल में घूम रहा था, फिक्स पीरियड में अपने आप ही घूमे जा रहा था, राइट।
तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन, जो कि फिक्स टाइम में अपने आप मूव करता है और वो अपने आप को रिपीट करता रहता है। ठीक है, चलो नाउ लेट अस आइडेंटिफाई, लुक एट द पिक्चर ऑफ चिल्ड्रंस पार्क इन फिगर 5.18 और विजिट अ चिल्ड्रन पार्क। चिल्ड्रन पार्क में जाओ कभी, ऑब्जर्व डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन, क्लासीफाई देम एज लीनियर, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन, लिस्ट देम इन टेबल 5.4, गिव योर जस्टिफिकेशन फॉर वाई यू हैव पुट ईच इन सर्टेन कैटेगरी। अब अगर आप चिल्ड्रन पार्क में जाते हो तो वहाँ पे झूले होते हैं, राइट। अब अगर मैरी गो राउंड है तो उसका सर्कुलर मोशन होगा, अगर कोई स्विंग है तो उसका ऑसिलेटरी मोशन होगा। इस टाइप से अलग अलग मोशंस रहेंगे। अब ये सी सॉ है, इसका भी कैसा है, वो टू एंड फ्रो ऐसे जा रहा है ना, तो ये भी ऑसिलेटरी मोशन हो गया इसका। अब ये लड़की जो है मंकी बार पे चल रही है, तो ये सीधा सीधा चल रही है, तो ये लीनियर मोशन हो गया। समझ रहे हो आप? तो ये टेबल दिया है जिसको आपको फिल करना है अलग अलग मोशन से। तो सबसे पहले स्विंग देखते हैं। स्विंग कैसा है बेटा, ऑसिलेटरी मोशन है, वो टू एंड फ्रो जाता है, इट मूव्स टू एंड फ्रो फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। फिर स्लाइड, स्लाइड कैसी होती है, लीनियर मोशन, एकदम सीधा स्ट्रेट नीचे आ जाते हो, मूवमेंट इज अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। फिर तीसरा है आपका मैरी गो राउंड, तो इसका कैसा है, सर्कुलर, गोल गोल घूमता है ये, इट रोटेट्स इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट। एक बीच में इसका पॉइंट होता है जिसके अराउंड ये पूरा का पूरा झूला गोल गोल घूमता है, तो ये सर्कुलर हो गया। तो 3 तरह के एग्जाम्पल आपको आ गए, इसकी एग्जाम्पल आनी चाहिए, डेफिनेशन आनी चाहिए हर मोशन की। फिर आपका आया सी सॉ, सी सॉ कैसे जाता है, अप एंड डाउन, तो ये भी ऑसिलेटरी मोशन हो गया आपका। फिर आया रनिंग चाइल्ड, भागता हुआ बच्चा वैसे तो सीधी लाइन में ही भागता है, लेकिन वो इधर उधर भी जा सकता है, ऐसे कर्व्ड लाइन में भी भाग सकता है, तो मोशन बेसिकली उसका लीनियर ही रहता है। अब आगे पीछे तो नहीं भागता ना ही गोल गोल घूमता रहता है। सो इट चेंजेस पोजीशन इन स्ट्रेट और स्लाइटली कर्व्ड पाथ। फिर आता है आपका टॉय व्हील। टॉय व्हील क्या होता है, वो सर्कुलर मोशन में गोल गोल घूमता है, ठीक है। तो इट रोटेट्स अराउंड एन एक्सेल इन अ सर्कुलर मोशन। समझ में आ गया, वो भी गोल गोल घूमता है। ये आपके कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको जिनका मतलब आना चाहिए, इसके स्पेलिंग भी लर्न कर लिया करना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए सब। अब हम पढ़ेंगे अपना समरी। फर्स्ट पॉइंट, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट SI यूनिट्स हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय कंट्रीज एज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो जो हमारा SI यूनिट का सिस्टम है वो स्टैंडर्ड यूनिट है। दिस स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, इट सिंबल इज मीटर। सो SI यूनिट जो है लेंथ की वो मीटर है और उसका सिंबल M लिखते हैं। किलोमीटर की क्या है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर्स। थर्ड, नेक्स्ट है, व्हेन डिस्टेंस इज स्टेटेड विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड अ रेफरेंस पॉइंट। तो ये पूछेंगे आपसे ज़रूर कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट विद टाइम। तो एक रेफरेंस पॉइंट बहुत ज़रूरी है अगर आप पता लगाना चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर रेस्ट में है, ठीक है। When an object moves in a straight line, it is called linear motion. When an object moves in a circular path, its motion is called circular motion. When any object moves to and fro about a fixed position, the motion is called oscillatory motion. तो बच्चों इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन फिनिश होती है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके NCERT के बैक क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। और अगर आपको नोट्स चाहिए और एक्स्ट्रा क्वेश्चन या MCQs चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊंगी। जितने ज़्यादा बच्चे कहेंगे फिर तभी बनाऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए अपने बच्चों चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि सबको बताने से आपका भी भला होता है, उनको भी चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो टेक केयर, स्टे अवेयर, बाय बाय।